क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस देश के 20 लाख होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तो सड़कों पर क्रांति के नाम पर असल में क्या परोसा जाता है? न्याय की मांग, सिस्टम में सुधार या फिर अश्लीलता का नंगा नाच, भारतीय सेना को गाली देने और इंस्टाग्राम पर 15 मिनट का सस्ता फेम। जी हाँ, नीट 2026 का पेपर लीक होना एक भयावह सिस्टमेटिक फेलियर था। ये कंफर्म है कि पर्चा लीक हुआ, जांच सीबीआई के पास गई और 13 गुनाहगार सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि छात्रों के इस असली दर्द पर कॉकरोच आंदोलन का ये परजीवी सर्कस किसने खड़ा किया? जो क्रांतिकारी कल तक कैमरे पर सेना को गालियां दे रहे थे, वे आज पुलिस के एक एफआईआर से डरकर रोने धोने वाले और माफ़ी के वीडियो क्यों बना रहे हैं? और क्या वजह है कि 29 जुलाई की रात अचानक इन फर्जी मसीहाओं के पसीने छूट गए? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे ये इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के छात्र डर रहे हैं? इसका पूरा कच्चा छीठा खोलेंगे, लेकिन उससे पहले इस खेल की क्रोनोलॉजी समझिए। बात तारीखों से शुरू करते हैं। 3 मई 2026, देश के लगभग 20 लाख मासूम और होनहार बच्चे उनके माँ बाप की खून पसीने की कमाई और रात भर जग कर की गई मेहनत दांव पर लगी थी। परीक्षा आयोजित होती है, लेकिन ठीक 9 दिन बाद 12 मई को सीबीआई की पहली एफआईआर दर्ज होती है और पता चलता है कि जिस पर्चे के लिए बच्चे 18-18 घंटे घिस रहे थे, वो तो पर्चा छपने से पहले ही बाजार में बिक चुका था। डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया कि पर्चा लीक हुआ, इसलिए 21 जून को दोबारा परीक्षा का नाटक भी रचा गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सेंधमारी हुई कहाँ से? 28 जुलाई को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में जो दस्तावेज पेश हुए उसका वज़न देखिए। 360 गवाह, 422 सबूत, 43 फिजिकल एविडेंस और कुल 13 आरोपी। और इन 13 आरोपियों में कौन छिपे बैठे थे? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर बैठे 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, मनीषा मंधारे, प्रहलाद कुलकर्णी और मनीषा हवलदार। बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के वो तथाकथित विद्वान जिन्हें देश के बच्चों का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सोचिए, जिन्हें बाढ़ बनाया गया था वो खेत को खाने लगे। इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट्स ने प्राइवेट कोचिंग माफिया के साथ मिलकर सरकारी ढांचे को दीमक की तरह चाट लिया। मामला बिगड़ा तो सरकार हिल गई। दबाव इतना बढ़ा कि 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। 29 जुलाई को लोकसभा में आनन फानन में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पास किया गया। ऑर्गेनाइज सिंडिकेट पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की जेल और 60 दिनों के भीतर सीबीआई जांच को पूरी करने के सख्त समय सीमा तय की गई। सरकार की नाकामी और सिस्टम का खोखलापन दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि जब सिस्टम की इस नाकामी के खिलाफ छात्रों को न्याय मिलना चाहिए था, तब दिल्ली के जंतर मंतर पर कौन सा सर्कस शुरू हो गया? 20 जुलाई 2026 जंतर मंतर पर संसद चलो का नारा दिया जाता है। लगा कि देश के पीड़ित छात्र सड़कों पर उतरेंगे और सिस्टम में बदलाव की बात होगी, दोषियों को फांसी की मांग होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? यह आंदोलन छात्रों का बचा ही नहीं था। इसे 15 मिनट के फेम के भूखे इंस्टाग्राम के परजीवियों ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया था। जो छात्र पिछले 2 सालों से दिन रात एक करके न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, उनके दर्द का सौदा करके कुछ डिजिटल मसीहा अपनी दुकानें चमकाने में जुट गए। ज़रा आंकड़े देखिए। अभिनव बिष्ट नाम का एक इन्फ्लुएंसर, जिसके आंदोलन से पहले 5000 फॉलोअर्स थे, 4 दिन के अंदर 7 लाख पार कर गए। हाथ में लाखों का आईफोन 17 प्रो मैक्स, मुंह में गालियां और आंखों में सिर्फ फॉलोअर्स की भूख।
ध्यान से सुनिए इन तथाकथित क्रांतिकारियों की भाषा। श्रद्धा सिंह नाम की इस इन्फ्लुएंसर ने 45 डिग्री की धूप में सुरक्षा में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को क्या कहा? नीला टॉयलेट और लाल वॉशरूम। दूसरा महान क्रांतिकारी देखिए, यादवेंदु नाम का बंदा, ये कहता है जितनी फोर्स यहाँ है उतनी सीमा पर होती तो पुलवामा ना होता। क्या ये भाषा किसी पीड़ित छात्र की हो सकती है? देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों का अपमान करके पुलिस बलों को गाली देकर कौन सा नीट का पेपर दोबारा रद्द करवाया जा रहा था। और जब कोकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके जैसे नेताओं से ये पूछा गया कि ये अश्लीलता क्यों, तो ढीठता देखिए। क्या प्रधानमंत्री सवाल पूछने से ऊपर हैं? अरे भाई, सवाल पूछना आपका संवैधानिक हक है, लेकिन सेना को गाली देना, अश्लील रील्स बनाना और पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का नंगा नाच करना, ये सवाल पूछना नहीं, सीधा सीधा देशद्रोही टूल किट का एजेंडा है। यही वजह है कि महज 4 दिनों के भीतर, जी हाँ 4 दिनों के भीतर पूरे देश की सहानुभूति नफरत और गुस्से में बदल गई। जनता समझ गई कि ये मसीहा न्याय मांगने नहीं बल्कि व्यूज़ का धंधा करने आए हैं। अब आइए इस पूरे खेल के उस हिस्से पर जिसे नेशनल मीडिया के एसी कमरों में बैठे एंकर छूना भी नहीं चाहते। ये मामला सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर या बिहार के पटना तक सीमित नहीं। इसका असली एपिसोड हब है उत्तर भारत और देश के बड़े बड़े कोचिंग हब। सीबीआई की 72 अधिकारियों और 8 साइबर एक्सपर्ट्स की टीम ने महाराष्ट्र के लातूर से लेकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के जींद, रोहतक और हिसार तक कुल 92 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। लातूर का कोचिंग सिंडिकेट हो या हरियाणा और राजस्थान का कोचिंग माफिया, ये सब सीधे संपर्क में थे एनटीए के उन बिके हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट से। पर्चा छपने से ठीक पहले कोड वर्ड्स में लीक किया जाता था। फिर एक एक सीट के लिए 30 से 40 लाख रुपए की बोली लगती थी। ज़रा सोचिए इनका असर आपके और हमारे परिवारों पर कैसे पड़ रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल में कहा, राज्य के 2021 के पेपर लीक कानून को इस नए केंद्रीय कानून से असली ताकत मिली है। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा, राजस्थान और यूपी के उन मेहनती किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का क्या? एक गरीब बाप अपनी 2 एकड़ ज़मीन गिरवी रखकर बेटे को हिसार, रोहतक या कोटा के कोचिंग सेंटर्स में भेजता है। बच्चा दिन रात एक करके 18-18 घंटे की पढ़ाई करता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पता क्या चलता है कि किसी सेटिंग वाले फर्जी कैंडिडेट ने बिना पढ़े 720 में से 720 नंबर ले लिए। ये सिर्फ एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, ये पूरे भारत और उसके युवाओं के सपनों पर सीधा डाका है। और अफसोस की बात देखिए, जब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट और इस सिंडिकेट के नेक्सस पर कानूनी बुलडोज़र चलना चाहिए, तब जंतर मंतर वाले क्रांतिकारी फ़ोन के कैमरे ऑन करके अपने फॉलोअर्स का नंबर गिन रहे थे। अब ज़रा ठहरिए, अब वक्त आ गया है इस पूरी पिक्चर का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट खोलने का, जिसने इस तथाकथित आंदोलन के गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकाल दी। अगर आप सोच रहे थे कि जंतर मंतर पर बैठा ये सिंडिकेट सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर्स का रील बनाने का शौक था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस पूरे सर्कस को संसद भवन के भीतर से हवा दी जा रही थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़े होते हैं और देश के सामने ऐसा सनसनीखेज बयान दे डालते हैं कि पूरा देश सन्न रह गया। दावा क्या किया गया? सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे मासूम छात्रों पर गोलियां चला रही है। गोलियां? सीरियसली? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने तुरंत इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और संसद से लेकर सड़कों तक इस फेक न्यूज़ की धज्जियां उड़ा दी। संबित पात्रा ने सीधे चुनौती दी, अगर जंतर मंतर पर एक भी गोली चली हो तो उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट लेकर आओ। एक भी छात्र को गोली लगी हो तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। लेकिन जवाब क्या मिला? सिर्फ सन्नाटा। ये तो कंफर्म है कि जंतर मंतर पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि संसद जैसी जगह का इस्तेमाल इतना खौफनाक झूठ बोलने के लिए क्यों किया गया?
क्योंकि योजना सड़कों पर अफरा तफरी मचाने और दंगा भड़काने की थी। लेकिन 28 जुलाई की रात को खेल पलट गया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय सेना के अपमान, सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने और भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कर ली। और फिर क्या हुआ? चमत्कार। जो क्रांतिकारी कल तक कैमरे के सामने दहाड़ रहे थे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम सिस्टम उखाड़ देंगे, वही इन्फ्लुएंसर्स एफआईआर का नाम सुनते ही 24 घंटे के अंदर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के वीडियोस प्राइवेट करने लगे। सॉरी की रोने धोने वाली वीडियो अपलोड होने लगी। क्यों भाई? अचानक क्या हुआ? लाठी भी नहीं पड़ी, जेल भी नहीं गए, सिर्फ एक एफआईआर के कागज़ से सारी क्रांति हवा हो गई। असलियत ये है कि ये न तो पीड़ित छात्र थे और न ही इन्हें नीट के कैंडिडेट से कोई लेना देना था। ये वही कॉन्ट्रैक्ट माफिया के सिंडिकेट का टूल किट था, जिसे जांच से ध्यान भटकाने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आइए उस सवाल पर जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था। 29 जुलाई की रात को ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर क्रांति का दावा करने वाले इन फर्जी मसीहाओं की रातों रात नींद हराम हो गई? ये कोई अफवाह नहीं, ये प्रशासनिक कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने जंतर मंतर पर सेना को गालियां देने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले और हुल्लड़बाजी करने वाले हर एक चेहरे की पहचान के लिए डिजिटल प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। यानी आज जो 19-20 साल के लड़के 15 मिनट के फेम के लिए कैमरे पर सेना को टॉयलेट बोल रहे थे, उनके ये अश्लील वीडियो इंटरनेट पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। कल को जब ये किसी प्राइवेट कंपनी के जॉब इंटरव्यू में बैठेंगे, पासपोर्ट या विदेश वीज़ा के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तो ये डिजिटल फाइल उनके सामने खुलेगी। लाठी का डर नहीं था, इन्हें डर है कि अपना करियर तबाह ना हो जाए या इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। इसलिए जो शेर बने हुए घूम रहे थे, अब वो रोने धोने वाली सॉरी वाली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। देश के 20 लाख होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला असली विलन कौन है? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट्स और कोचिंग माफिया जिन्होंने पर्चा बेचा, या संसद में बैठकर अफवाहें फैलाने वाले नेता, या फिर न्याय के नाम पर सड़कों पर अश्लीलता और सेना का अपमान करने वाले इंस्टाग्राम के परजीवी, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का धंधा बना लिया। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि इस फर्जी इकोसिस्टम के चेहरे से नकाब उतर सके। अगर देश की सुरक्षा, सेना के सम्मान और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आपको भी बर्दाश्त नहीं होता, तो इस वीडियो को हर उस छात्र तक शेयर कीजिए जो सच देखना चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।